हेलो एवरीवन। बेटा आज अपन लोग पढ़ेंगे इंक्वायरी। देखते हैं इंक्वायरी क्या है। इंक्वायरी के अंदर अपन क्या करते हैं? कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में हमें जानते नहीं हम, ठीक है, इन्फॉर्म नहीं हम जिस चीज़ के बारे में, ठीक है, उसको जानते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि शुरू से स्टार्टिंग से इंक्वायरी काम आ रही है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, वहाँ भी इंक्वायरी काम आई। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लिया इंटरनल कंट्रोल का, वहाँ भी इंक्वायरी काम आई। ठीक है, और इंक्वायरी सबसे फास्ट तरीका होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंक्वायरी होता है। ठीक है, री परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इंक्वायरी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, बहुत जल्दी अपन को किसी की भी इंक्वायरी के बिना काम ही नहीं चलेगा, इंक्वायरी तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो इंक्वायरी होता है इन्फॉर्मेशन लेना, और इन्फॉर्मेशन हमेशा नॉलेजेबल पर्सन से लेते हैं। उससे इन्फॉर्मेशन लो जिसके पास उसकी नॉलेज हो। ठीक है, तो नॉलेजेबल पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेना, ऑब्टेन करना, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, सिंपल सी लाइन, ये इंक्वायरी होती है। ठीक है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है ये? जब भी इन्फॉर्मेशन आता है तुम्हें पता ही है, लिख देता है बहुत ऊपर, ऑडिट एविडेंस से पढ़ते आ रहे हैं, इट इंक्लूड बहुत इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड और वो, यहाँ पर भी दोनों है, फाइनेंशियल और इन्फॉर्मेशन। कौन सी? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये इसने कहा सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, तो इसमें आया इन्फॉर्मेशन और पर्सन। तो इन्फॉर्मेशन कौन सी? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। पर्सन कौन? विद इन एंटिटी और, ठीक है, तो सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, दो वर्ड आए, इन्फॉर्मेशन और पर्सन। इन्फॉर्मेशन कौन सी? बोथ फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। पर्सन कौन? विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। ठीक है, अब मैंने तुम्हें पहले कह दिया कि इंक्वायरी की शुरुआत तो ऑडिट के शुरुआत से ही हो जाती है। ठीक है, ऑडिट के शुरुआत से इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं अपन, और ये चलती रहती है अंत तक। इंक्वायरी यूज एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसेस। यूज होती है एक्सटेंसिवली इन एडिशन टू अदर प्रोसेस। ठीक है, दूसरे प्रोसेस के साथ साथ ये तो चलती ही रहती है। इसीलिए देखना इंक्वायरी तो हर जगह आएगी, कोई भी काम करेंगे इसमें इंक्वायरी तो आएगी। ठीक है, चलो, तो अपन ने इंक्वायरी के बारे में देखा मीनिंग, और ये देखा कि इंक्वायरी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं अपन थ्रू आउट द ऑडिट। ठीक है, इवेल्युएटिंग रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। जैसे बेटा प्लॉसिबल रिलेशनशिप से हमें जो भी फर्क मिले, फ्लक्चुएशन मिले, उसका इन्वेस्टिगेशन करना एपी का ही पार्ट होता है। एपी करके, एनालिटिकल प्रोसेस करके, एपी करके हमें जो भी फ्लक्चुएशन मिले, एपी में हम लोग एनालाइज करते हैं प्लॉसिबल रिलेशनशिप को, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल डेटा के। ठीक है, तो उससे जो भी हमें वो मिलते हैं फ्लक्चुएशन, उसका इन्वेस्टिगेशन करना भी एपी का ही पार्ट होता है। ऐसे इंक्वायरी करने के बाद उसके रेस्पॉन्स को, जो भी रेस्पॉन्स हमें मिला सामने वाले से इंक्वायरी करके, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उसको इवेल्युएट करना, ये इंक्वायरी का ही पार्ट है। इंक्वायरी से मिलने वाले रेस्पॉन्स को इवेल्युएट करना भी इंक्वायरी का ही पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते। Responses to inquiry may provide the auditor with information not previously possessed। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हें देगा जो तुम्हारे पास नहीं है पहले, और विथ corroborative ऑडिट एविडेंस, या एविडेंस को दूसरे एविडेंस के साथ क्या करेगा? कोरेबोरेट करेगा। ठीक है, मतलब तुमने जो देखा, क्या ये बात सही है, तुमने पूछा तो उसने, सामने वाले ने भी वही कहा, तो तुम्हारी देखी हुई बात को सामने वाले के कही हुई बात ने क्या कर दिया? कोरेबोरेट कर दिया। ठीक है, सबऑर्डिनेट एविडेंस की तरह काम आ जाता है। ठीक, तो इंक्वायरी का जो रेस्पॉन्स होता है वो कैसे कैसे काम आता है? या तो वो तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जो तुम्हारे पास पहले से नहीं है, पहले नहीं थी तुम्हारे पास, या और विथ कोरेबोरेटिव की तरह काम आएगा। ठीक है, या तो ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा विच नॉट पजेस प्रीवियसली, या कोरेबोरेटिव की तरह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऑल्टरनेटिव रेस्पॉन्स माइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डेट डिफर, कॉन्ट्राडिक्ट की बात कर रहा है। 3 बात बोल दी अच्छे इंक्वायरी के बारे में। इंक्वायरी या तो कोरेबोरेटिव करेगा तुम्हारे इसके साथ, ठीक है, या डिफर करेगा सिग्निफिकेंटली यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, या तो इंक्वायरी से मिलने वाला रेस्पॉन्स कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है, या कोरेबोरेट करेगा 2 बात, और या ऐसी बात बताएगा जिसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है ही नहीं, ठीक है, जिसके बारे में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो नॉट प्रीवियसली पजेस, इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पजेस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कोरेबोरेटिव, पॉइंट नंबर 3 डिफर सिग्निफिकेंट। इस पे भी टिक लगाना है, इन्फॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पजेस, वो अपन ने टिक लगाया, 3 चीज बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। फिर क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। Alternatively, response might provide information that differs significantly from other information that the auditor has obtained. आज अगर मान लो तुमने किसी कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी, ठीक है, और इंक्वायरी करने से हो सकता है तुम्हें पता पड़ जाए, कोई तुम्हारा वहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय बता दे कि आपको एक बात बताए, ये जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना सारे, ठीक है, ये सब चोर है, एक से बड़े एक चोर। हमने तो क्या बात कर रहा है, और नहीं तो क्या, चोर है चोर। हमने कहा चल ऐसे ही बोल रहा हुआ तू, झूठा है तू। अरे मेरी बात पे विश्वास कर लो, ठीक है, मेरे पास प्रूफ भी है इनके चोरी के, 2-3 प्रूफ भी उसने बता दिया अपन को, ठीक है, चोर है, बेकार लोग है, ठीक है, सारा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं। आप ध्यान से काम करना, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी बार कुछ पता पड़ जाता है, विसल ब्लोअर, ठीक है, कहीं भी बातों को यहाँ से वहाँ से कुछ भी अपन ऐसे बात अपने सामने आती है इंक्वायरी करके। तो क्या होता है, ये बात हमने पहले हमें पता नहीं थी, ठीक है, हमें तो पहले कंट्रोल को चेक किया, हमें कंट्रोल बताया गए, वो अच्छे से ऑपरेट हो रही है बताया गए, लेकिन तुम्हें पता ही है कंट्रोल का भी इनहेरेंट लिमिटेशन होता है, ठीक है, मैनेजमेंट उसको ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। तो ये बात जब हमें पता पड़ेगी कि यार ऐसे ऐसे मैनेजमेंट को कंट्रोल को क्या कर रहा है, ओवरराइड, तो पहले पता चली बात को, ये वाली बात उससे बिल्कुल अलग निकली, ठीक है, उसे बोलते हैं डिफर सिग्निफिकेंटली, ठीक है। डिफर सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है चौंकाने वाली बात, जिसको सुन के तुम चौंक जाओगे, हाँ ऐसा ही क्या, और मैं तो समझ रहा था ये तो सब बढ़िया चल रहा है काम, ये लोग तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मूवी के एंड में तुम्हें चौंकाते हैं, ठीक है, एक चीज़ पे फोकस करते रहेंगे बार बार कि ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है, इसने मारा है, ये सबको कर रहा है परेशान, और अंत में तुम एकदम से चौंक जाओगे ये क्या हुआ, ठीक है। और सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में तो भर भर के यही काम करते हैं, इन्होंने नया धंधा बना रखा है। एक बंदे को क्रिमिनल बताएंगे शुरू से अंत तक, खराब बताएंगे, खराब बिहेवियर बताएंगे उसका, सब उल्टी सीधी चीज़ें बताएंगे उसके बारे में, बाद में बना देंगे उसको संत, और तुम चौंक जाओगे, तुम बोलो हाँ ऐसा है क्या। तो यही काम करते थे क्राइम पेट्रोल वाले और सावधान इंडिया वाले। सावधान रहे, सतर्क रहे। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये डिफर सिग्निफिकेंटली। तो 3 पॉइंट पढ़े, और ये तीसरे वाले का एग्जाम्पल है। ज़्यादा ही मत देखा करो क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, ठीक है। अच्छी बात है, घर में कोई देखता तो मना कर देना। मेरी मम्मी देखती है, कभी लेट हो जाता, फोन कर, कहाँ पर है, हाँ पैसे वैसे नहीं है तेरे पास, मैं कहा नहीं, ठीक है, बिल्कुल ये खाली जेब है, कुछ भी नहीं रखता मैं अपने पास, ऐसे ही घूमता रहता हूँ। भाई साहब टेंशन हो जाती है, कहाँ गया, क्या हुआ, अभी उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं तो दिमाग में ख्याल भी ऐसे ही आते। सावधान रहो, ऐसे डराते वो लोग तो कि घर से बाहर ही मत निकलो, घर पे बैठे रहो, वर्क फ्रॉम होम करो। आओ, इन सम केसेस रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी प्रोवाइड, हाँ बेटा कुछ कह दीजिए। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी तो बोला मैं, हाँ ये तो बोला। 3 तरह के होते हैं, पहला तुम्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं जो तुम्हारे पास है ही नहीं, नॉट प्रीवियसली पसेस, ठीक है। दूसरा कोरेबोरेटिव होता है, तीसरा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, यानी कि डिफर सिग्निफिकेंटली, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी और डिफर सिग्निफिकेंटली वर्ड में फ़र्क ये है कि जो देखा था उसका कुछ और हुआ, ठीक है। डिफर सिग्निफिकेंटली यानी कि बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ रहा हो, असल में है तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना, मगर उसका एक्सटेंट बताता है कि कितने हद तक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो बता रहा है डिफर कॉन्ट्राडिक्ट सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अलग हो रहा है। डिफर मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है। समझते हो तुम लोग कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है। In some cases, response to inquiry provide a basis for the auditor to modify or perform additional audit process.
अब जब ये बात मेरे को पता पड़ी कि मैनेजमेंट तो मक्कार है, तो मैंने जो प्रोसेस परफॉर्म किए थे, ठीक है, अब वो दोबारा परफॉर्म करूँगा, ठीक है, और मालूम करूँगा कि क्या ये बात सही है क्या। तो हो सकता है इंक्वायरी से कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे जो प्रोसेस तुमने परफॉर्म किए वो दोबारा या फिर कुछ एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ जाए, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ जाए, ठीक है। तो ऑडिटर प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिटर, ये बेस प्रोवाइड करता है ऑडिटर को टू मॉडिफाई, या तो मॉडिफाई करने पड़ जाए जो प्रोसेस ने सोचे थे, अब वो ना करके दूसरे करने पड़े, या फिर परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसेस, या कुछ और एडिशनल करने पड़े जो उसने करने का नहीं सोचा था। जो प्रोसेस ने परफॉर्म करने का सोचा था हो सकता है उसे मॉडिफाई करना पड़ जाए, या जो काम नहीं करने का सोचा था हो सकता है वो भी करना पड़ जाए, एडिशनल काम, ठीक है। चलो फिर बोलता है although inquiry may provide important audit evidence and may even produce evidence of a misstatement, inquiry alone ordinarily does not provide। हो सकता है इंक्वायरी इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस भी प्रोवाइड कर दे, हो सकता है इंक्वायरी सीधा हाँ मिसस्टेटमेंट ही बता दे, ठीक है। मतलब क्या, अकाउंटिंग वाले से पूछ लिया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करता है, उसने कहा मैं ऐसे करता हूं, जैसे मशीन आई तो जैसे 10 लाख की मशीन है, मशीन में दिखाई, फिर जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस हो वेजेस में दिखाए, सिंपल। हमने कहा गधे सिंपल थोड़ी है, वेजेस तो मजा आएगा मशीन में, तो यही पता पड़ गया मिसस्टेटमेंट है, उसने गलत कर रखा है, वो वेजेस गलत दिखे हुए। तो कभी कभी तो हो सकता है इंक्वायरी से ही पता पड़ जाए मिसस्टेटमेंट, लेकिन फिर भी क्या मैं चेक नहीं करूंगा वेजेस वगैरह का अमाउंट या मशीन का अमाउंट, करूंगा ना, हाँ इंस्पेक्टर फिर भी कर रहा हूं ना, हाँ। तो ये बोलता है सिर्फ इंक्वायरी काफी नहीं होती, भले ही वो तुम्हें मिसस्टेटमेंट डायरेक्टली बता दे, या क्या कर दे, इंपॉर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड कर दे, फिर भी अपन क्या करते हैं उसको किसी के साथ परफॉर्म करते हैं। तो ऑल दो इंक्वायरी में प्रोवाइड, भले प्रोवाइड कर सके क्या, इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस एंड मे इवन प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ अ मिसस्टेटमेंट, बट इंक्वायरी अलोन ऑर्डिनरीली डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ एट असर्शन लेवल। इंक्वायरी अकेली ही एब्सेंस ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ इंक्वायरी ही नहीं बता सकती है, ठीक है। यानी किसी से पूछा अपन ने, उसने कहा हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात जब तक तुम नहीं देख लोगे, अगर वो काम डॉक्यूमेंट्री है तो जब तक तुम इंस्पेक्ट नहीं कर लोगे, और वो काम ऐसे परफॉर्म होता है, ठीक है, जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं कर लोगे, ठीक है, तब तक तुम ये नहीं कह सकते कि मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है। तो सिर्फ इंक्वायरी अकेला ये नहीं बता सकता कि मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। नॉर ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, अकेला इंक्वायरी ही कंट्रोल के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को बता नहीं सकता। तो ये कह रहा है भले ही इंक्वायरी तुम्हें इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस दे दे या तुम्हें डायरेक्ट मिसस्टेटमेंट ही बता दे, लेकिन फिर भी इंक्वायरी अकेला ऐसा नहीं है कि ये बता दे कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, या वो ये बता दे कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। यानी कि हर चीज़ सही चल रही है, ये सिर्फ इंक्वायरी नहीं बता सकता। साधारण भाषा में सबको मिलाकर जो बात है वो ये, ठीक है, हर चीज़ सही है, सारे चीज़ें सही लिखी है, सारे कंट्रोल सही चल रहे हैं, ये सिर्फ अकेला इंक्वायरी नहीं बता सकता। इसीलिए तुम देखना, चाहे सीपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे रैप हो, चाहे फैप हो, कुछ भी हो, रैप हो, फैप के अंदर सीपी हो, एसपी हो, कुछ भी हो, शुरुआत कहाँ से होती है, इंक्वायरी से, ठीक है। लेकिन हमेशा पर क्या बोलते हैं, इंक्वायरी अकेली काफ़ी। रिस्क असेसमेंट में 3 चीज़ पढ़े थे और 4 चीज़ पढ़े तुम लोग। सबसे पहली चीज़ पढ़े थे इंक्वायरी के बाद सेकंड नंबर पे आया अंडरस्टैंडिंग के अंदर, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, उसके अंदर सबसे पहले इंक्वायरी आया लायर्स की, है ना, फिर दूसरा एपी, और तीसरा इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर इंटरनल कंट्रोल आया, उसके अंदर एक डब्बे में पढ़ा था मैंने, डब्बे में सबसे पहला पॉइंट ही क्या था, शुरुआती इंक्वायरी से करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब नहीं है कि इंक्वायरी कर रहे हो तुम लोग और इंक्वायरी से तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस भी मिल गए, इंक्वायरी करने से तुम्हें मिसस्टेटमेंट भी मिल गया, मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो भले इंक्वायरी तुम्हें एविडेंस भी दे रही हो, भले इंक्वायरी तुम्हें मिसस्टेटमेंट भी बता रही हो, लेकिन इंक्वायरी अकेली तुम्हें सफिशिएंट नहीं होती कि क्या बताने के लिए,
कि कोई तरह की गलती नहीं, सब सही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर इंक्वायरी सब बता देती तो बेटा अभी जो तुमने पढ़ा ना AEIOR, उसमें सिर्फ इंक्वायरी लिखी होती, बस ये सब गायब होते, है ना। सबकी जरूरत पड़ती है अपन को। इंक्वायरी के बारे में अपन पढ़े सबसे पहले, उसका मीनिंग सीकिंग इन्फॉर्मेशन, पहला वर्ड आया इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, दूसरा वर्ड आया पर्सन, इन्फॉर्मेशन दोनों, पर्सन भी दोनों, विद इन और आउटसाइड, इन्फॉर्मेशन भी दोनों, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। फिर हमने देखा कि इंक्वायरी को, रेस्पॉन्स को इवेल्युएट करना इंटीग्रल पार्ट होता है इंक्वायरी का। फिर हमने देखा इंक्वायरी यूज करते हैं हम लोग एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट, और ये भी इंक्वायरी का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो अपन ने ये बोलकर ये बोल दिया, हाथों हाथ इंक्वायरी खत्म कर दी पूरी, ठीक है। और इंक्वायरी एक्सटेंसिवली यूज होती है थ्रू आउट द ऑडिट, ये देख लिया। फिर यहाँ पर अपन ने इंक्वायरी के बारे में देखा 3 चीज। इंक्वायरी का जो रेस्पॉन्स होता है वो तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है विद नॉट प्रीवियसली पसेस, जो पहले से हमारे पास नहीं होती, या कोलैबोरेटिव देता है, या डिफर सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी देता है, ठीक है। इसमें मैंने एग्जाम्पल पढ़ा कि कंट्रोल को ओवरराइड कर जाए मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब ये सारी 3 इंफॉर्मेशन देता है। ये बनता है बेस, किसके लिए बेस बनता है कि जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, करने जाएंगे, उसको हो सकता है मॉडिफाई करना पड़ जाए, या जो हम करने ही वाले नहीं है हो सकता है उसे परफॉर्म करना पड़ जाए एडिशनल को, तो या तो मॉडिफाई करना पड़ जाए या एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ जाए, ठीक है। फिर यहाँ आप लोग पढ़े कि भले इंक्वायरी हो सकता है, ऑल दो इंक्वायरी में प्रोवाइड, इंक्वायरी भले प्रोवाइड कर रही हो इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस, या फिर मिस स्टेटमेंट बता रही हो, है ना। इंक्वायरी अपन को प्रोड्यूस कर रही हो एविडेंस और मिस स्टेटमेंट का एविडेंस दे रही हो, या तो इंपॉर्टेंट एविडेंस दे रही हो या मिस स्टेटमेंट का एविडेंस दे रही हो, ठीक है। तो इंक्वायरी ये भी दे सकती है, ये भी दे सकती है। उसके बाद भी इंक्वायरी अकेली काफ़ी नहीं होती ये बताने के लिए कि कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है और कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। फिर आता है द फॉलोइंग पॉइंट्स आर आल्सो रिलेवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस फॉर ऑडिटर्स कंसिडरेशन। टाइम पास कर रहा है। द ऑडिट प्रोसेस इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन है, रीपरफॉर्मेंस है, एनालिटिकल प्रोसेस, सबके ऊपर के नाम लिख दिए। ऑफर इन सम कॉम्बिनेशन इन एडिशन टू इंक्वायरी मे बी यूज एज, पता ही है मेरी बात, थोड़े पढ़ के आ चुके अपन लोग रिस्क असेसमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सिडरी प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर अप्लाइड बाय द ऑडिटर। इसका एग्जाम्पल पढ़ के आया अपन। अगर तुम ऐसा कंट्रोल टेस्ट करने जा रहे हो जो डॉक्यूमेंट्री है, तो हमारा कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे इसमें से, डॉक्यूमेंट्री है तो इंस्पेक्शन। और कोई ऐसा प्रोसेस तुम्हें ऐसा इंटरनल कंट्रोल ऑब्जर्व करना है जो परफॉर्म होता है, एंटिटी के जो एम्प्लॉई है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे इन्वेंटरी काउंट, ठीक है। तो ये कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर अप्लाइड बाय द ऑडिटर, किस कॉन्टेक्स्ट में वो अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट में इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस पढ़ चुके अपन पूरा, वो भी एविडेंस हमको प्रोवाइड करता है। मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू एस्टेब्लिश कंटिन्यूइंग, ये वर्ड याद रखना, टू एस्टेब्लिशिंग इट्स कंटिन्यूइंग रेलेवेंस। ये वहां पढ़े थे अपन, ऊपर पढ़ लिए थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। हमेशा याद रखना प्रीवियस, ये हर जगह आएगा, हर जगह। चैप्टर नंबर 3 में भी आया था, चैप्टर नंबर 4 में भी आया, दूसरी बार आया, ठीक है। तो हर जगह अगर प्रीवियस ऑडिट एविडेंस पे भरोसा करना है तो एस्टेब्लिश करना ही होता है क्या, कंटिन्यूइंग रेलेवेंस, कि वो अभी भी रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसेस। बेटा नेचर और टाइमिंग के बारे में मैंने एक बात पढ़े थे कि ऑडिटर कौन से प्रोसेस को कब परफॉर्म करे, टाइमिंग क्या रहेगा। तो अपन ये पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, प्लानिंग वाले में। उसमें अपन पढ़े थे कि ऑडिटर का खुद का डिस्क्रेशन होता है अपने हिसाब से, एट इट्स ओन डिस्क्रेशन कोई भी प्रोसेस कभी भी परफॉर्म कर सकता है, समझ गए। ऐसा कोई किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने का फिक्स टाइम नहीं होता। ये पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, है ना। जो प्रोसेस जब परफॉर्म करना हो करो यार। तुम्हें मैनेजमेंट बताएगा कि ये प्रोसेस आप परफॉर्म कर, ये बाद में कर, ये पहले कर, वो मैनेजमेंट बताएगा कि तुम्हें नहीं ना। तो ऑडिटर जब चाहे जो प्रोसेस परफॉर्म करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अपन ने एक बात पढ़ी थी वहां पर, कैसे इन्वेंट्री काउंट है।
31 मार्च को, तो 31 मार्च को ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल काउंट ऑफ कैश, तुम जानना चाहते हो कैश का बैलेंस, कैश इन हैंड सही दिखाई गया इन लोगों ने, तो 31 मार्च को जाके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे पता पड़ेगा उसके अलावा? भाई 31 मार्च को जो कैश इन्होंने दिखाया वो इनके पास था क्या, वो तुम्हें बाकी दूसरे दिनों में कैसे पता पड़ेगा? तो कुछ चीज़ों के प्रोसेसर अपन को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे चेक करना हो, ठीक है। सब पॉइंट ऑफ टाइम में समझ में आया, पीरियड ऑफ टाइम भी समझाओ। ये पीरियड ऑफ टाइम कैसे? अगर मान लो, देखो क्या होता है, कई बार सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम में मेंटेन होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे सेल वगैरह अपन कर रहे हैं, ठीक, तो अपने पास सारे बिल सेल के सिस्टम में, उसकी हार्ड कॉपी नहीं है, सबकी सॉफ्ट कॉपी है। और अगर मान लो परचेस वगैरह कर रहे हैं, तो परचेस का बिल तो सामने से बन के आ रहा है, तो हो सकता है तो हार्ड कॉपी भी हो, तो अपन क्या करते हैं उसको स्कैन करके रख लेते हैं, सारे बिल सारे कॉपी क्या करते हैं, परचेस के सारे बिल अपन स्कैन करके रख लेते और बिल को फेंक देते, ठीक है। अब बिल को अपन स्कैन करके रख रहे और स्कैन करने के बाद उसको हटा देते, उसका भी एक टाइम होता है कि भाई इतने टाइम के बाद वो बिल फेंक देंगे। फिर जो स्कैन करके रखा है, स्टोरेज फुल होने के अंदर स्टोरेज फुल होगा तो सारे बिल डिलीट करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। तो हो सकता है वो बिल अपन एक पर्टिकुलर टाइम पर रखते हो, जैसे 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीने 4 महीने, कितने भी टाइम तक। अब अगर ऑडिटर, उसकी आदत है, क्लाइंट की आदत है कि हर 6-6 महीने में वो सारे बिल हटा देता है, डिलीट मार देता है, तो फिर 6 महीने का तुम्हारे पास टाइम पीरियड होता है, तुम्हें उस 6 महीने में जाकर ही चेक करना पड़ेगा। तुम नहीं जाओगे तो वो हटा देगा। आई बात समझ में? पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड के साथ समझ में आया क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, जब इन्वेंट्री अपन चेक करने जा रहे हैं तो 31 मार्च का इन्वेंट्री चेक करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 31 मार्च को ही जाना पड़ेगा। पीरियड ऑफ टाइम, अगर एक पीरियड ऑफ टाइम तक अपन एंटिटी जो होता है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है, उसके बाद हटा देता है, तो तुम्हें उसी पीरियड में जाकर उस रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कई बार एंटिटी पता है क्या करता है, रिकॉर्ड की फाइल बना कर स्टोर रूम में डाल दें, ठीक है। फिर जब अपन एंट्री से मांगते हो बोलते हैं स्टोर रूम में, यार अभी कौन ढूंढेगा, हमारे पास बंदे भी दिए, ये भी दिए, तो ऑर्डर थोड़ी ढूंढने जाएगा, वहाँ से फाइल निकालने जाएगा। तो ऑर्डर ने ये रखा है, काम करना, आप जब फाइल बना दो पूरी कंप्लीट हो जाए, जब तुम स्टोर रूम में इसको रखो तो पहले हमें बता देना, हम आगे पहले चेक कर लें, ठीक है। ऐसा कोई भी केस होता है ना, तो फिर वो पीरियड ऑफ टाइम में अपन को जाना पड़ता है, ठीक है। उतने टाइम में अपन को जाके चेक करना होता है, ठीक। तो यही बोल रहा है बस, यहाँ पर लाइन पढ़ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछना। द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसेसर टू बी यूज मे बी अफेक्टेड, बेटा ये दोनों भी अफेक्ट होते हैं, नेचर और टाइमिंग। किससे अफेक्ट होते हैं? मे बी अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट सम ऑफ द अकाउंटिंग डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन मे बी अवेलेबल ओनली इन, इससे नेचर में फर्क आएगा। अब नेचर में आएगा ना, यार अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह सारे सेल ऑनलाइन करते हैं, तुम वहाँ पर जाके बोलो हार्ड कॉपी दो, कहाँ से देगा वो, ठीक है। मेरी सारी रिसीट फीस की सिस्टम में बनती है, ऑर्डर आगे बोले कि हार्ड कॉपी दो हमें, सारी फीस की रिसीट दिखाओ, हमने बोले हार्ड कॉपी नहीं है, सिस्टम में चेक कर लो, ठीक है। सारे बिल के वो सारे फीस के बने हुए रिसीट बनी हुई है, चेक कर लो, सारी रिसीट मिल जाएगी वहाँ। तो हम कहाँ से देंगे हार्ड कॉपी? तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें रिटर्न डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको चेक करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और ओनली एट सर्टेन पॉइंट और पीरियड टाइम। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने का तरीका ही बदल जाता है। फिर ऑडिटर भी क्या करता है, कभी कभी वो यूज़ करने लग जाता है टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, हाँ, कंप्यूटर असिस्टेंट टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करने लग जाता है, उससे कई चीज़ें इवेल्यूएट करता है। ऑडिटर के खुद के पास भी सॉफ्टवेयर होते हैं अच्छे अच्छे, वो बोलता है अच्छा बिल यहाँ पर है क्या, लाओ ये इसका पूरा डेटा दो मेरे को, बिल का डेटा लिया, अपने सिस्टम में अपने सॉफ्टवेयर में डाला, सॉफ्टवेयर ने पूरा एनालाइज करके उसको बता दिया ये सही है, ये सही है, ये गलती है, ये बिल में गलती है, लो हो गया तरीका काम चेक करने। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तरीके में फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा? वो कह रहा है मेरा काम सारा सिस्टम में है, हम कह रहे हो लाओ दो, हमारे पास भी सिस्टम है और सॉफ्टवेयर भी है शानदार, अच्छा काम है तुम्हारा, तो सिस्टम में तो 2 मिनट लगेंगे चेक करने में, ठीक है। तो तरीका बदल जाता है। अब तुम सोचो किसी का अकाउंट टैली में है, कोई लिख कर अकाउंटिंग कर रहा है, खैर अभी तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, अधिकतर लोग ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से ही करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ही होता है अकाउंटिंग के अंदर जनरली,
जनरली, ठीक है। तो कोई लिख के अकाउंटिंग कर रहा है तो लिख के चेक करने का तरीका अलग होगा, उसमें अलग प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, सिस्टम में होगा तो अलग होगा तरीका, उसके लिए अलग प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा। तो याद रखना नेचर और टाइमिंग को ये अफेक्ट करते ही है, ठीक है। क्या में भी अवेलेबल, ये अकाउंटिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन किस में अवेलेबल है? इन पहली चीज नेचर में फर्क पड़ेगा इससे, नेचर में। और ओनली एट सर्टेन पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम, इससे टाइमिंग में फर्क पड़ेगा। एक से नेचर में पड़ेगा और एक से टाइमिंग में पड़ेगा। देखो मैं आ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ मैं लाइन। चलो अभी इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा? नेचर और टाइमिंग अफेक्ट हो सकते हैं किससे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, पॉइंट इन टाइम से, पीरियड इन टाइम से। ये नेचर को अफेक्ट करेगा, ये टाइम को अफेक्ट करेगा, टाइमिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज परचेस ऑर्डर एंड इनवॉइस मे एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो परचेस ऑर्डर इनवॉइस हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो व्हेन एन एंटिटी यूजेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर एंटिटी ई कॉमर्स यूज़ करेगा तो उसकी हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है, छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। चलो, और मे बी डिस्कार्डेड आफ्टर स्कैनिंग, पता है ना भाई ई कॉमर्स क्या है? छोटी कक्षा में पढ़े थे ना अपन, है ना, बिजनेस के अंदर 11th क्लास में। सारे ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना, उसे ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये लोग सारे, ये ऑनलाइन काम करने वाले सारे लोग, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, सब ई कॉमर्स कहलाते हैं, ठीक है। और मे बी मेरी बात सुनो, सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे परचेस ऑर्डर है, इनवॉइस है, हो सकता है वो एग्जिस्ट हो ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। व्हेन एन एंटिटी यूजेस ई कॉमर्स, जब एंटिटी ई कॉमर्स यूज करे तो हो सकता है सारी चीज़ें किसमें अवेलेबल हो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इससे नेचर इफेक्ट होगा। फिर दूसरा बोलता है और मे बी डिस्कार्डेड आफ्टर स्कैनिंग व्हेन एन एंटिटी यूजेस इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम टू फैसिलिटेट स्टोरेज एंड रेफरेंस, ठीक है। स्टोरेज और रेफरेंस को फैसिलिटेट करने के बाद हो सकता है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता हो, ठीक है। अरे सॉरी, हो सकता है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता हो स्टोरेज और रेफरेंस को फैसिलिटेट करने के बाद, के लिए, स्टोरेज और रेफरेंस को फैसिलिटेट करने के लिए। स्टोरेज को फैसिलिटेट करने के लिए तो समझते ही हो तुम लोग कि अगर डिस्कार्ड कर दोगे तो स्टोरेज बाकी रहेगी, उसके बाद दूसरे नए नए बिल्स आते रहेंगे, ठीक है। और रेफरेंस को फैसिलिटेट करने का मतलब कि उसे कहा गया हो कि रखना, ठीक है, जब तक कि हम चेक ना कर ले। तो बिल को रखते हैं, फिर मैनेजमेंट आता है, सारे बिल की एंट्री चेक कर लेता है बराबर हो रही है नहीं हो रही, फिर मैनेजमेंट कंफर्म हो जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको रखते क्यों है? उसको रखते क्यों है? रेफरेंस के लिए, ठीक है। फिर डिस्कार्ड कर देते। तो हो सकता है रेफरेंस को फैसिलिटेट करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाए, या स्टोरेज को फैसिलिटेट करने के लिए डिस्कार्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, मे बी डिस्कार्डेड आफ्टर स्कैनिंग, ठीक है, व्हेन एंटिटी यूजेस इमेज प्रोसेस सिस्टम टू फैसिलिटेट स्टोरेज एंड रेफरेंस। चल, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मे नॉट बी रिट्रीवेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यहां कह रहा है वो कि मे बी डिस्कार्डेड आफ्टर स्कैनिंग, स्कैनिंग के बाद डिस्कार्ड कर देते उसको, ठीक है। व्हेन एंटिटी यूज इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम बता दिया ना अभी, इमेज को स्कैन करके अपन रखते हैं, ठीक है। तो वो स्कैनिंग के बाद जिस बिल का तुमने स्कैनिंग कर लिया ना, उस बिल को तुम हटा देते हो अभी, ठीक। ये कह रहा है सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मे नॉट बी रिट्रीवेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। 6 महीने बाद हटा दिया, वो इमेज भी डिलीट मार दी। पहले तो बिल को स्कैन करके बिल डिलीट हटा दिया, फिर इमेज को थोड़े टाइम के बाद वो इमेज जो इसकी इमेज थी बिल की, उसे भी हटा दी, ठीक है। और ऐसे हटाई कि अब मे नॉट बी रिट्रीवेबल, मतलब वो रिकवरेबल नहीं, अब मे नॉट बी रिकवरेबल, रिट्रीवेबल मतलब रिकवरेबल, ठीक है। लिखा हुआ है इफ फाइल्स आर चेंज एंड इफ बैकअप फाइल्स डू नॉट एग्जिस्ट। एक फाइल आई,
फाइल्स बढ़ती सबको हटाया, फिर अब नई फाइल आ रही है, फिर उनको हटाया, फिर अब नहीं आ रही है, फिर उनको हटाया, फिर अब नहीं आ रही है। इफ फाइल्स आर चेंज्ड एंड इफ बैकअप फाइल्स डू नॉट एग्जिस्ट accordingly the auditor may find it necessary to request retention of some information for the auditor's review or to perform audit process at time when the information is available। तो अगर मान लो फाइल बदल रही है और बैकअप फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, फाइल बदल भी रही है और जो हट रही है ना उसका कोई बैकअप भी नहीं है, तो फाइल चेंज भी हो रही है। एंड इफ फाइल्स आर चेंज, अगर फाइल बदले और इफ बैकअप्स फाइल डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है, फाइल का बदलना और बैकअप फाइल का एग्जिस्ट ना करना, ठीक है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर उनको रिक्वेस्ट कर सकता है कि फाइल को हटाना मत, या फिर वो हटाने से पहले 6 महीने में हटाई जा रही है तो 6 महीने में कभी भी जाकर चेक कर ले, ठीक है। हर फाइल को 6 महीने के बाद हटा दिया जाता है, 6 महीने तक रखते हैं उसका रिटेंशन पीरियड 6 महीने, तो 6 महीने के अंदर कभी भी जाकर चेक कर ले। तो या तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करे टू रिक्वेस्ट रिटेंशन ऑफ सम इन्फॉर्मेशन के रिटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करे, तो या तो वो रिटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करे या तो ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर ले, ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट अ टाइम व्हेन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। या तो वो रिटेंशन का रिक्वेस्ट करे या वो जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस टाइम पे क्या कर ले, प्रोसेस परफॉर्म कर ले, ठीक है, रिव्यू कर ले, या टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसेस एट टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। चलो फिर आया रिस्क असेसमेंट, पढ़ चुके हैं पूरा, रिफर टू द ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटीज एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग, ये पूरा पढ़ा चुका हूँ। टू आइडेंटिफाई, मेरे का उल्टा चलते हैं हमारे उल्टा डेफिनेशन में, ठीक है, सेम है पढ़ लिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सिडियरी प्रोसेसर सेम है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सेम है ये, ठीक है, ये पूरा डायग्राम वगैरह। चलो ये देखते हैं टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। और पेरूजल, बहुत पसंद है इसको पेरूजल, पता है ना पेरूजल क्या होता है, एग्जामिन करना, रिव्यू करना, उसे पेरूजल बोलते हैं, ठीक है। और पेरूजल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटेल एग्जामिनेशन कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ऑडिटर ऑफ कंपनी फाइंड्स दैट नोट्स टू अकाउंट्स कंटेन एजिंग ऑफ ट्रेड पेएबल इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटा कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है एजिंग। एजिंग के अंदर डेटर का एजिंग भी होता है, क्रेडिटर का एजिंग भी होता है। एजिंग के अंदर हम बता दें कि 0 से 30 दिन तक के डेटर कौन से, क्रेडिटर कौन से, 31 से 60 के, 61 से 90 दिन के, मोर देन 90 डेज के। तो मैं तुम्हें एजिंग की शक्ल दिखाऊंगी एक बार, ठीक है, बार बार एजिंग आ रहा है। रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। चैप्टर नंबर 5 में आएगा ये एजिंग वेजिंग। फाइंड का ऑप्शन कहीं आता है कि फाइंड, ये हम लोग ट्रेड रिसीवेबल की ऑडिट करने जाएंगे, मतलब हम लोग ऑडिट करने में जब ट्रेड रिसीवेबल को चेक करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल में सारी चीज़ें चेक करना है, वो पता ही है, असर्शन वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, एग्जिस्टेंस है ना, ये एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं बेटा वन, कंप्लीटनेस उससे भी कम का, डिस्क्लोजर, ये आया ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल। बेटा ये देखो पहले तो ये पढ़ो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर ट्रेड रिसीवेबल हैव बीन एप्रोप्रिएटली मेड, ठीक है, ये रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर है फॉर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं एज पर AS11 फॉरेन करेंसी, वो कन्वर्शन बराबर होना चाहिए, ठीक है। AS11 पढ़ चुके हो तुम लोग, हाँ, कन्वर्शन रेट वगैरह सब पढ़ चुके होंगे। कितने तरह की होती है रेट, फ्लक्चुएटिंग रेट, फिक्स के अंदर फ्लक्चुएटिंग कितने तरह की होती है, देखो एक होती है अपनी ओपनिंग डेट और एक होती है एवरेज रेट और एक होती है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग डेट पे सारी चीज़ें को क्लोजिंग रेट पे ही कन्वर्ट करना होता है ना। हाँ तुम्हें सब पता है बेटा, मेरे को पता है। फिर तुमने AS18 पढ़ लिया क्या, जो तुमने AS18 पढ़ा उसका इंड AS24 है, रेंडर पार्टी का डिस्क्लोजर करना पड़ता है, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है,
ये तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, कारो तो, ठीक है, कारो में पढ़ाऊंगा। चलो आ जाओ, कारो तो ऑन द स्पॉट याद करा दूंगा। 21 पॉइंट है, 21 बड़े बड़े पॉइंट, ठीक है। उसका तो मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे डाल रखा है कारो का, सिर्फ कारो का स्पेशल ट्रिक भी बता रखी है। चलो ये ध्यान से देखो, एंश्योर वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड इन द शेड्यूल 3 पार्ट 1 टू कंपनीज एक्ट 2013। तो पता है शेड्यूल 3 क्या है? पार्ट 1 बैलेंस शीट के लिए होता है और पार्ट 2 हमेशा स्टेटमेंट ऑफ P&L के लिए होता है, ठीक है। पहले बैलेंस शीट आती है हमेशा, उसके बाद ही P&L आता है। पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 P&L। तो ये पार्ट 1 की बात करेगा ना, बैलेंस शीट है ना, तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 ने, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 यानी कि बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर के अंदर ये डिस्क्लोजर देना ही पड़ता है। ये क्या है भाई यार, ये कौन सी मस्ती है यार। तो ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है और ये अपन को करना ही पड़ता है, ये बनाना ही पड़ता है। ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल, ये रहा पर्टिकुलर, ऐसे ऐसे ही बताना पड़ता है भाई, ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। टेबल का ही बता दूंगा, ठीक है। लेस देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ वाले कौन कौन है, ठीक है। क्या है उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। 6 से 1 महीने के कितने हैं? 1 से 2, 2 से 3 साल, मोर देन 3 ईयर, ठीक है। 6 महीने के पहले के, 6 से 1, इससे क्या पता पड़ता है? इससे पता पड़ता है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम के डेटर है तो उसमें तो अच्छा खासा प्रोविज़न बनाओ, जो कम के हैं उसमें प्रोविज़न कम बनाओ। प्रोविज़न ऐसे बनता है क्या, डाउटफुल डेट का या बेड डेट का, कि ऐसे ही 60 डेटर लिए एक साथ और लगा दिए एक रेट 5%, 10%, ठीक है। मैनेजमेंट का जजमेंट यूज़ कर लिया मैनेजमेंट ने अपना, ठीक है, और जजमेंट यूज़ करके क्या किया, एक रेट लगा दी। ऐसा होता है नहीं, ऐसे नहीं होता ना। वहाँ पढ़े थे अपन लोग, ये 2 तरह की अकाउंटिंग होती है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या आता है, जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट अपना जजमेंट तो यूज़ करेगा ही करेगा, लेकिन जजमेंट यूज़ करने का भी कोई तरीका होता है क्या? हाँ होता है ना, एक लॉजिकल तरीका तो होता है ना जजमेंट यूज़ करने का। अरे जजमेंट यूज़ करने का मतलब ये तो नहीं है जजमेंट बोल दिया तो तुम कुछ भी करो बैठ करके वहाँ पर। भाई जजमेंट यूज़ करने का मतलब होता है कि सही तरीका यूज़ करके जजमेंट को यूज़ करना होता है। तो प्रोविज़न जो बनता है ना, प्रोविज़न वो डाउटफुल डेट, किसी डेटर को राइट ऑफ किया जाता है, बेड डेट बनाया जाता है, तो एजिंग के अकॉर्डिंग बनता है। एजिंग के बताओ, इसका प्रोविज़न, इसका प्रोविज़न लेस देन 6 मंथ का ज़्यादा होगा या 6 से 1 ईयर का ज़्यादा होगा? 6 से 1 ईयर का, सिंपल बात है, ठीक है। ये बहुत टाइम पुराने डेटर है, पैसा ही नहीं आया, या 1 से 2 साल तक पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। इनको तो बेड डेट ही रख दो, क्या ही उम्मीद करोगे? अब 3 साल से भी ज़्यादा हो गए, क्या ही उम्मीद करके बैठ रहे। तो ऐसे तो नहीं होता है कि मैं जब से पढ़ा रहा था बच्चों को, वहाँ से जिसकी फीस अभी तक नहीं आई, ठीक है, 12-13 साल पहले से, तो वहाँ से मैं फीस दिखाते जा रहा हूँ, डेटर बढ़ के मेरे को लाखों करोड़ रुपये हो गए भाई। अभी करोड़ रुपया लेना है मेरे को मार्केट से, ऐसा होता है। और वो देंगे क्या पैसा? भी ऑब्वियस बात है, बेड डेट राइट ऑफ करना है मेरे को, ठीक है। तो ये एजिंग बनानी पड़ती है, ऐसे बनती है एजिंग। ऐसे अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर गुड, फिर अनडिस्प्यूटेड का दूसरा पार्ट कंसिडर डाउटफुल, फिर आता है यहाँ पर डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर गुड, ठीक है। अब इसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे, ध्यान डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड क्या चीज़ है, ठीक है। तुम समझते हो वैसे डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड क्या होता है? जब अपन को पैसा लेना है, सामने वाला देने को भी रेडी है, ठीक है। अपन को 1 लाख लेना है, वो भी 1 लाख देने को रेडी है, दे नहीं ना, मगर खाएंगे तो भाई साहब आपका पैसा, मगर देंगे भी, खाएगा भी नहीं बंदा, और मान भी रहा है 1 लाख देना है, अनडिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड यानी कि तुम कह रहे हो 1 लाख दे रहा है, नहीं 1 लाख तो नहीं देंगे, 1 लाख तो बंदा ही नहीं है, ये वो डिस्प्यूट चल रहा है अभी, या केस वेस हो गया है, ठीक है। चलो फिर ये पूरा कार्यक्रम सिक्योर, कंसिडर गुड, अनसिक्योर, डाउटफुल, ऐसा ही अभी क्या आया, कैश आ गया, वो क्या लाइबिलिटी का बाद में देगा शायद। ये कौन सा आया, इन्वेंटरी,
ये ट्रेड पेबल आएगा ना इसके बाद क्रेडिटर का, उसके अंदर उसकी भी एजिंग आएगी, सेम सेम ऐसी, ठीक है, दिखाने की जरूरत तो नहीं ना। चल ये अपन ने एजिंग देख ली, अब आते दोबारा यहाँ पर। तो द अकाउंटेंट ऑफ कंपनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर एजिंग। भाई एज अकाउंट, ये बोलता है अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, अकाउंटेंट बोलता है अकाउंटेंट, वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडेड इन नोट्स टू अकाउंट्स। अकाउंटेंट रेस्पॉन्सिबल है ट्रेड पेबल की प्रॉपर एजिंग होनी चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि ये शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है भाई, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक। द ऑर्डर वॉज टू वेरीफाई वेदर एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल, अब उसको वेरीफाई करना है कि जो एजिंग है ट्रेड पेबल की मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर और नोट, सही है नहीं है, मतलब अकाउंटेंट ने जो बनाई है एजिंग, वो एजिंग सही है नहीं है, तो कोई किसी ने कुछ काम कर रखा है, हमें देखना सही है नहीं है, ठीक है। तो क्या करूं, देखो एक तो है इंस्पेक्शन, मैं वो एजिंग लेकर चेक कर लूं, ठीक है, मगर उससे बढ़िया प्रोसेस क्या है, रीपरफॉर्मेंस। कैलकुलेशन किसी अमाउंट का करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है, ये रीपरफॉर्मेंस, मतलब उसने एजिंग कर रखी है, मैं दोबारा एजिंग करके देख लूंगा एक बार, ठीक है, अपने पास सॉफ्टवेयर वगैरह भी होते हैं, अब उसके थ्रू रीपरफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो मैं दोबारा परफॉर्म करके देख लूंगा। तो यहाँ पर अगर मेरे को वेरीफाई करना है ना सामने वाले ने काम सही किया है गलत किया है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा प्रोसेसर है रीपरफॉर्मेंस। इंस्पेक्शन से बढ़िया प्रोसेस होता है रीपरफॉर्मेंस, ठीक है, एजिंग में काम आता है, डेप्रिसिएशन में काम आता है, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक है, ऐसे कई चीज़ों में काम आता है रीपरफॉर्मेंस, ठीक है। क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है वो तुम्हें पता है स्टार्टिंग में पढ़े थे, ऑडिट एविडेंस के वर्कशीट बनाता है, एक्सेल शीट बनाता है, ठीक है, जिसमें कॉस्ट एलोकेशन होते हैं और रिकंसिलिएशन होता है और डिस्क्लोजर होता है और कंप्यूटेशन होता है, कंप्यूटेशन, ठीक है, कॉस्ट एलोकेशन, रिकंसिलिएशन, डिस्क्लोजर, ये सब होता है। तो इसको अपन लोग रीपरफॉर्म करके देख सकते हैं एक बार, ठीक है, कि उससे काम सही किया है। जैसे रिकंसिलिएशन है तो मेरे को देखना सही है नहीं है, ये उसकी वर्किंग है, ये एंटिटी की वर्किंग है, तो मैं उसको रीपरफॉर्म करके देख सकता हूँ। रीपरफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो इंस्पेक्शन से ज़्यादा बेस्ट रीपरफॉर्मेंस होता है, रीपरफॉर्मेंस ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये बोल रहा है कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, आइडेंटिफाई व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, वो क्या करना चाह रहा है, वो चेक कर रहा है कि ये काम बराबर हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको रीपरफॉर्म कर लेगा। और वो कंट्रोल चेक कर रहा है, ठीक है, वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चेक कर रहा है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सही है नहीं है, ठीक है। अब ये आंसर में क्या लिखता है, लास्ट पेज में आता है इसके आंसर, ये सारे इसके आंसर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके नीचे था अंडरस्टैंडिंग यार, लास्ट पेज, लास्ट, क्या हो गया रे यार ऐसा, द ऑर्डर इज वेरीफाइंग, ये कह रहा है ऑर्डर को एजिंग वेरीफाई करना चाहिए, इसने कहा क्वेश्चन में एजिंग को वेरीफाई करना, प्रोसेसर को वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए प्रोसेसर परफॉर्म करने चाहिए। फिर पूछ रहा है बताओ ऑर्डर क्या कर रहा है, ऑर्डर क्या करना चाह रहा है, ये कह रहा है ऑर्डर वेरीफाई करना चाह रहा है ट्रेड पेबल, ठीक है, ही इज रीपरफॉर्मिंग द कंट्रोल विच वॉज मैंडेटेड बाय द मैनेजर। असल में क्या है, इसने लिखा है ऑर्डर व्हाट ऑर्डर ट्राइंग टू डू, ऑर्डर क्या करना चाह रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर कंट्रोल को टेस्ट कर रहा है, जो मैनेजमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, ठीक है, और वो कैसे टेस्ट कर रहा है, तो यार टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि वो रीपरफॉर्म करे, वो रीपरफॉर्म करे। ये लोग कह रहे ही इज रीपरफॉर्मिंग द कंट्रोल, वो कंट्रोल को रीपरफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो अपन को ये नहीं बताना वो कर क्या रहा है, अब उनको थोड़ी पता वो कर रहा है ये, ठीक है, अब उनको तो ये बताना उसको करना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर ऐसे देंगे अपन, ठीक है। तो कह रहा है कि अपना ऑर्डर क्या करना चाह रहा है, कहाँ है क्वेश्चन, पेज नंबर
इसके बाद ये कह रहा है द ऑडिटर वॉन्ट्स टू वेरीफाई, ऑडिटर को वेरीफाई करना है एजिंग, आइडेंटिफाई व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। आइडेंटिफाई करो क्या करना चाह रहा है, वो कंट्रोल को टेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, इसके लिए उसको रीपरफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। CS सूर्य गायत्री is conducting audit of an entity. During the course of audit, he has made oral inquiry from head accountant. Inquiry कर ली भाई सूर्य गायत्री ने regarding preparing of bank reconciliation every month. बैंक रिकन्सिलिएशन की इंक्वायरी कर ली। बैंक रिकन्सिलिएशन में सबसे बेस्ट कौन सा होता है, रीपरफॉर्मेंस। Discuss whether inquiry as stated above would provide satisfaction to her that control in respect of preparing bank reconciliation statement have operated effectively. नहीं, ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था अपन लोग कि जो इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी जो होता है हो सकता है वो हमें इंपॉर्टेंट एविडेंस भी प्रोवाइड करे, हो सकता है स्टेटमेंट का एविडेंस भी प्रोवाइड करे, लेकिन अलोन ये एविडेंस नहीं प्रोवाइड करती, सफिशिएंट एविडेंस नहीं देती इस बात का कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। हाँ ठीक है, करते हैं। अब इसने आंसर में क्या लिख रखा है देखो तो, लाओ मेरे को बुक दो तो। छोड़ दे, कहाँ पर है पेज, ठीक छोड़ दे। इसने बोल रखा है इंक्वायरी अलोन ऑर्डिनरी डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट ट्रांजैक्शन लेवल। हाँ वही लिखा है जो लाइन अपन बात कर रहे हैं। मेयर इंक्वायरी डज नॉट लीड टू ऑब्टेनिंग अ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, बकवास कर रहा है मेयर से। तो इन द इंस्टेंट केस सीए सूर्य गायत्री शुड वेरीफाई वेदर प्रॉपर बैंक रिकंसिलिएशन हैव बीन कैरिड आउट। यहाँ पर वो देख ले कि प्रॉपर काम हो रहा है नहीं हो रहा, वो एक बार रीपरफॉर्म करके देख ले, ठीक है। ओनली देन, एक बार वो रीपरफॉर्म करके देख ले तभी वो अपने आप को सेटिस्फाई करे। रीपरफॉर्म की बात तो नहीं कर रहा, तुम लोग लिख सकते हो वहाँ पर, इसने आंसर में रीपरफॉर्म की बात नहीं करी, मगर तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पैराग्राफ लिखना है तुम्हें, इंक्वायरी वाला, जो इंक्वायरी में अपन पढ़े थे, है ना, लास्ट वाला। चलो, a company has stipulated a control that reconciliation of its record showing quantitative detail of its property, plant and equipment are carried out at regular interval with physical verification such item। ये लोग क्या करते हैं, पीपीई का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड को रिकंसाइल करते हैं कैसे, फिजिकल वेरीफाई करके। समझ रहे हो तुम लोग। एक होता है बैंक रिकंसिलिएशन, एक होता है पीपीई का रिकंसिलिएशन, जिसमें अपन लोग अपने रिकॉर्ड को फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ रिकंसाइल करते हैं कि भाई जो रिकॉर्ड में आ रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन से भी वही आ रहा है, वही एसेट है, वही कंडीशन है, ठीक है। तो अपन एक बार फिजिकल वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक। अब दो रिकंसिलिएशन है, एक रिकंसिलिएशन है कि बैंक रिकंसिलिएशन, उसके लिए ऑर्डर का अच्छा प्रोसेस क्या है, रीपरफॉर्मेंस, ठीक। और ये फिजिकल वेरिफिकेशन, इसमें इंस्पेक्शन भी कर सकता है, सॉरी इसमें ऑब्जर्व भी कर सकता है, उनको करते हुए देख भी सकता है, ठीक है, और खुद रीपरफॉर्म भी कर सकता है, ठीक है। इंस्पेक्शन आएगा फिजिकल एसेट का वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन करना। अगर वो फिजिकल एसेट का एग्जामिनेशन कर रहा है, ठीक है, मतलब अपन फिजिकल एसेट को चेक करें उसको, तो वो क्या हो गया, फिजिकल एसेट को चेक करना, वो हो गया इंस्पेक्शन, ठीक है। रिकॉर्ड के साथ मैच करना उन लोगों ने कर रखा है, अपन भी करें तो रीपरफॉर्मेंस हो गया। रिकॉर्ड के साथ मैच करना उन लोगों ने कर रखा है, अपन भी करें। सिर्फ रिकॉर्ड को देखना, बस रिकॉर्ड बना रखा है उसको देखना, वो भी क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन। और उनको करते हुए देखना, वो ऑब्जर्वेशन। ये काम उनको करते हुए देखना, ऑब्जर्वेशन। उनके करने के बाद अपना करना, वो रीपरफॉर्मेंस कहलाता है। ऐसा स्टॉक में भी होता है, स्टॉक का रिकॉर्ड बनता है, स्टॉक को वेरीफाई करते हैं, तुम देख रहे हो स्टॉक इन्वेंट्री काउंट, तो ऑब्जर्वेशन हो गया। तुम देखने के बाद तुम खुद परफॉर्म कर रहे हो तो रीपरफॉर्मेंस हो गया। तुम रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, वो इंस्पेक्शन हो गया। समझ में आती है बात। द ऑर्डर हैज फाउंड दैट सच रिकंसिलिएशन आर बीइंग कैरिड आउट एंड स्टिपुलेटेड, ठीक है। ऑर्डर ने देखा कि जैसे वो होना चाहिए था ना रिकंसिलिएशन, वैसे ही हो रहा है, मतलब सब सही है। डिस्कस वेदर अबव फैक्टर इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ अदर इंटरनली जनरेटेड एविडेंस विद इन द कंपनी रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच आइटम। क्या ऐसी चीज़ें देखने से, मतलब जो चीज़, जो कंट्रोल लगाया गया वो कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो रहा है, तो इससे क्या इंटरनली जनरेटेड एविडेंस का रिलायबिलिटी बढ़ जाती है क्या। डिस्कस वेदर अबव फैक्टर इंक्रीज रिलायबिलिटी, क्या रिलायबिलिटी बढ़ाएगा ये। तो देखो बेटा, ऊपर किसकी बात कर रही है, ऊपर बात चल रही है एक मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया है,
और ऑर्डर ने चेक कर लिया कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, कर लिया, चेक कर लिया, द ऑर्डर हैज फाउंड, ऑर्डर को मिल गया बात, पता पड़ गई, क्या पता पड़ गई बात, दैट सच रिकंसिलिएशन आर बीइंग, यानी कि सच कंट्रोल आर बीइंग कैरिड आउट एज, कंट्रोल बराबर काम कर रहा है, यही पता पड़ गया, ठीक है। तो इस बात से क्या इंटरनली जनरेटेड रिकॉर्ड की वैल्यू, इज्जत बढ़ जाती है क्या, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है क्या? हाँ, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था फैक्टर इफेक्टिंग के अंदर कि इंटरनल एक्सटर्नल में से एक्सटर्नल बढ़िया होता है, और इंटरनल की रिलायबिलिटी ज़्यादा तब होती है जब कंट्रोल इफेक्टिव हो। तो यहाँ पर इफेक्टिव कंट्रोल की बात कर रहा है वो, इफेक्टिव कंट्रोल की बात करके इंटरनली जनरेटेड एविडेंस के बारे में पूछे, रिलायबिलिटी के बारे में पूछे, तो बोल देना हाँ, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सस्टेनेबल प्रोसेस द ऑर्डर इज कंसर्न विद द फॉलोइंग असर्शन। आ गया बेटा जिसका तुम्हें इंतजार था, किसका है ये तुमको इंतजार, ये है ना, असर्शन ना पड़े, पूरा खत्म कर देंगे असर्शन आज अपन। अरे जरा सा असर्शन तो यार खत्म, टेन 54 हो रहे, 11:15 में एग्जर्शन हो जाएंगे सारे, 15 मिनट में नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, एग्जर्शन तो उसे तेज पढ़ा दूंगा मैं, है ना, मतलब 5-10 मिनट बचे तो कुछ भी पढ़ लो, अगले चैप्टर में से थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।